हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मैं हूं साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों आज की क्लास का टाइटल थंबनेल आप सभी देख चुके होंगे। दोस्तों आज हम बात करते हैं कि जो आज हमारा 27 फरवरी को जो हमारा पेपर हुआ है। दोस्तों आज हमारा 27 फरवरी 2023 को जो हमारा पेपर हुआ है विज्ञान का यानी साइंस का जो हमारा पेपर हुआ है। दोस्तों आज मैं इस पेपर का सोल्यूशन कराने वाला हूँ। दोस्तों ये 824 यानी EJ करके एक सेट है, EJ करके एक सेट है। दोस्तों आज मैं इस पेपर का सोल्यूशन कराने वाला हूँ। तो दोस्तों आप बड़े ध्यान से देखना है इसके पेपर को, सोल्यूशन को। तो दोस्तों हमारा 2023 में जो विज्ञान का पेपर हुआ उसका सोल्यूशन होगा, क्लास 10 होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर। और दोस्तों हाँ, एक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर टाइप करके जाना। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो दोस्तों देखते हैं यानी 2023 होगा, विज्ञान होगा दोस्तों, समय 3 घंटे होगा, पूर्णांक 70 होगा यानी 70 नंबर का हमारा पेपर है। दोस्तों प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित है। जो पहले के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र में 2 खंड है, खंड ए तथा खंड ब में विभाजित है, यानी खंड ए तथा खंड ब में विभाजित है। खंड ए तथा खंड ब में 3 उपवर्ग हैं। खंड ए तथा खंड ब में 3 उपवर्ग हैं। उपभाग 1, 2, 3 विभाजित है। खंड ए में बहुविकल्पी प्रश्न है जिनमें से सही विकल्प का चुनाव करके ओमार में उत्तर पत्राक पर नीले अथवा बॉल पॉइंट से सही विकल्प वाले अंक की करें। दोस्तों यानी ये ओमार सीट का वो है, आप इसे पढ़ लीजिए दोस्तों, आप वीडियो रोक कर पढ़ लीजिए चाहे तो। उसके बाद में खंड ए, दोस्तों देखते हैं खंड ए में बहुविकल्पी प्रश्न। खंड ए में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रश्न प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। दोस्तों खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित दिए गए हैं। खंड ब के प्रत्येक उपभाग के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपभाग के नए प्रश्न से आरंभ किया जाए। सभी प्रश्न अनिवार्य है। सभी प्रश्न क्या है? सभी प्रश्न अनिवार्य है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि अब चलते हैं कि अपने बहुविकल्पी क्वेश्चन में किस तरह से हल करने पड़ते थे। जो हल करे होंगे आपने दोस्तों, आपको हल करने पड़ते जो यानी आप देखते हैं कि आपको कौन सा उत्तर सही होगा। तो दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न है, पार्ट ए देखते हैं कि उपभाग 1 यानी 3 उपभाग है, 1, 2, 3। तो पहला उपभाग है दोस्तों, किसी वस्तु का अवतल दर्पण। यानी दोस्तों क्या कह रहा है, यानी किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, यानी अवतल दर्पण एक वस्तु का प्रतिबिंब बना रहा है। आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। यानी एक तो आभासी भी होगा, सीधा भी होगा और वस्तु से कैसा बड़ा भी पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? मुख्य फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच में, वक्ता केंद्र पर, वक्ता केंद्र से परे, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। तो दोस्तों जो आपका जो पहले का हो जाता है वो हमारा डी उत्तर सही हो जाता है। पहले का क्या दोस्तों? पहले का डी उत्तर हमारा सही हो जाता। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी इसमें देखिए इसमें क्या कह रहा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय किन में से कौन सा लेंस पसंद करोगे? यानी दोस्तों अगर आपको छोटे शब्द पढ़ने हैं तो आप उसमें किस लेंस को पसंद करेंगे दोस्तों? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस को पसंद करोगे दोस्तों, या 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का एक अवतल लेंस होगा दोस्तों, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस होगा। दोस्तों इसका हमारा ए सही हो जाएगा, यानी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। जिसने भी दोस्तों जिस दोस्त का भी ये पेपर था उसने ए सही लगा रखा है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां क्रम से -15 सेंटीमीटर दर्पण तथा लेंस संभावित है। तो दोस्तों इसमें दोनों होंगे, दोनों अवतल लेंस हमारे होने वाले हैं, दोनों अवतल लेंस हमारे होने वाले हैं। अब दोस्तों यानी अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं अगले पेज पर। दोस्तों पढ़िए, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना वो दृष्टिपटल पर बनता है, यानी दृष्टिपटल पर बनता है तो इसका क्या हो जाएगा? इसका दृष्टिपटल हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, 2 चालक तार जिनके पदार्थों की लंबाई तथा व्यास समान है, यानी व्यास है वो समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर यानी पार्श्व क्रम का दोस्तों समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। श्रेणी और समांतर क्रम, श्रेणी और समांतर में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका हमारा ऊष्मा का जो अनुपात होता है दोस्तों, हमारी जो ऊष्मा का अनुपात होता है वो हो जाता है 1:4। क्या दोस्तों? इसका 1:4 इसका सही उत्तर हो जाता। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? छठा क्वेश्चन देखते हैं कि लघु परिपथ के समान परिपथ में विद्युत धारा का मान है। लघु परिपथ के समान परिपथ में, अब देखिए नहीं लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। यानी दोस्तों जब लघु परिपथ होगा उस समय यानी जो लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो दोस्तों उस समय विद्युत धारा का जो मान होता है ना बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी दोस्तों जो मान होगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति किस युक्ति को कहते हैं। अगर आप किसी चीज़ में विद्युत धारा उत्पन्न कर रहे हैं तो यानी उससे युक्ति को क्या कहेंगे दोस्तों। जब आप देखते हैं जब भी किसी की शादी वगैरह होती है दोस्तों, उस शादी में क्या आता है, एक जनरेटर आता है और दोस्तों विद्युत जनित्र उसे बोलते हैं जनित्र। तो दोस्तों एक तो जनित्र हो गया, एक गैल्वेनोमीटर हो गया, एक एमीटर हो गया, एक मोटर हो गया। दोस्तों मोटर जैसे बिजली वाला मोटर हो गया, पानी का मोटर हो गया, नहीं मोटर होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना विद्युत धारा किससे उत्पन्न होती है, यानी जनित्र के द्वारा उत्पन्न होती है, जनित्र द्वारा उत्पन्न होती है। अब दोस्तों देखते हैं उपभाग 2, एंटीमनी क्या है दोस्तों। एंटीमनी के बारे में पूछा था कि एंटीमनी क्या है। तो दोस्तों एंटीमनी क्या है, एंटीमनी एक उपधातु है। एंटीमनी क्या है, एक उपधातु है दोस्तों। लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना लेड नाइट्रेट का जो सूत्र होता है वो PbNO3 की होल्ट वाइज होता है, PbNO3 की होल्ट वाइज होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो दोस्तों ध्यान रखना जो C2H4 होता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, यानी C2H4 जो होता है दोस्तों, यानी C के मध्य जब 2 बंध बनेंगे तो क्या होगा, यानी वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा दोस्तों। H के जब वे बनेंगे तो दोस्तों ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। क्या असंतृप्त यानी 2 हाइड्रोजन जुड़ गए दोस्तों और 2 ये जुड़ गए, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये हो जाएगा, यानी C2H4 इसका आपका सही था, 10 का भी सही था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह होता है, CHO होता है, O यानी CO होता है या OH होता है या COOH होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना जो प्रोपेनल का जो क्रियात्मक जो हमारा समूह होगा, प्रोपेनल का क्रियात्मक समूह दोस्तों CHO होता है, यानी हमारा पहला सही हो जाएगा इसका। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। दोस्तों ये जो 20 के 20 क्वेश्चन है ना, मैंने सुबह 1 घंटे की क्लास कराई थी दोस्तों, 1 घंटे की क्लास कराई थी। तो दोस्तों आप उस क्लास में जाकर देखिए, उसमें 1 घंटे की नहीं दोस्तों, हाँ यानी 30 मिनट की क्लास थी। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 बहुविकल्पी प्रश्न कराए थे दोस्तों मैंने, 80 बहुविकल्पी प्रश्न। तो दोस्तों अगर आप कक्षा 10 में है तो दोस्तों आप अगर आपका अगले साल पेपर आता है तो दोस्तों आप उस वीडियो को जरूर देख के जाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 बहुविकल्पी प्रश्न थे दोस्तों, आप उन्हें जरूर देख लेना। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और उसका थंबनेल भी आपको मैं स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वो कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो दोस्तों ध्यान रखना जो इसका IUPAC नाम है वो एथेनोइक अम्ल होता है। क्या एथेनोइक अम्ल होता है। अब कह रहा है कि एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। तो दोस्तों ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, MO2 हो जाएगा, MO2 इसका ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा। अब दोस्तों भाग गया देखते हैं कि वृक्कों का कार्य क्या होता है दोस्तों, श्वसन करना, प्रजनन करना, उत्सर्जन करना या पाचन करना। तो दोस्तों ध्यान रखना जो वृक्कों का जो कार्य होता है वो होता है क्या, उत्सर्जन करना। अगला 15वां क्वेश्चन देखिए, पत्तियों पर कलियां विकसित होती है, जो पत्तियां होती है दोस्तों उन पर कलियां विकसित होती हैं पुदीने में, आलू में, ब्रायोफिल्म में या इन सभी में। तो उससे ध्यान रखना ब्रायोफिल्म में यानी पौधों पर कलियां उपस्थित होती हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए 16वां, आनुवंशिक विज्ञान के जनक हैं H.J. मूलर, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, J.D. वाटसन। तो दोस्तों ध्यान रखना ग्रेगर जॉन मेंडल थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं पेप्टाइड बंध द्वारा, सहसंयोजी बंध द्वारा, ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा या हाइड्रोजन बंध द्वारा। तो दोस्तों ध्यान रखना जब भी 2 DNA अणु आपस में जुड़े रहते हैं तंतु आपस में, तो किसके द्वारा जुड़ेंगे, हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। अब कह रहा है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है हाइड्रा में, कैचुआ में, तिलचट्टा में, कबूतर में। तो दोस्तों ध्यान रखना हाइड्रा में ये होता है, किसमें, हाइड्रा में ये होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेंडल का प्रायोगिक पौधा था मीठी मटर का पौधा, उद्यान मटर का पौधा, सरसों का पौधा या गुड़हल का पौधा। तो ध्यान रखना उद्यान मटर का पौधा था, किसका, उद्यान मटर का पौधा था। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं अगले पेज पर। दोस्तों प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। निम्न में से कौन सा एक भाग मादा जनन तंत्र का नहीं है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिभ्रुवाहिनियां। तो दोस्तों ध्यान रखना कौन सी होगी, शुक्रवाहिका होगी, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का शुक्रवाहिका होगी। अब दोस्तों हमारे लघु प्रश्न थे, अब चलते हैं हमारे यानी जो हमारे दीर्घ प्रश्न है, अब दोस्तों इनकी तरफ चलते हैं। दोस्तों अब देखते हैं हमारा खंड ब, यानी खंड ब में हमारे वर्णात्मक प्रश्न है, इन्हें हल करेंगे जिसमें उपभाग फर्स्ट है। अब देखते हैं, किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति लिखे। वक्ता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में, दोस्तों ये भी मैंने कई बार पढ़ा चुका हूँ मैं। तो दोस्तों अगर आप इसका पूरा सोल्यूशन देखना चाहते हैं, यानी दोस्तों अगर ये जो पेपर है अगर आप इसका यानी मैंने बहुविकल्पी तो आपके लगवा दिए, अब दोस्तों अगर आप इसका भी सोल्यूशन देखना चाहते हो तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बता देना। अगर दोस्तों आपने मुझे कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों कमेंट आए तो दोस्तों मैं इसका सोल्यूशन भी तैयार कर लूँगा और आपको बिल्कुल एक जिस तरह से बोर्ड की कॉपी होती है उस पर सोल्यूशन मैं इसका करा के दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इसका सोल्यूशन भी आपको दूंगा। यानी अब देखिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, 5.0 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। दोस्तों आकार ज्ञात कीजिए, दोस्तों 4 नंबर का ये क्वेश्चन था। उसके बाद में देखिए दोस्तों, उसके बाद में है कि किसी
4 ओम प्रतिरोध के प्रति 100 सेकंड जूल उसमें उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन, दोस्तों मेरी 1 घंटे की और क्लास थी, 1 घंटा 15 मिनट की क्लास थी, शायद 1 घंटा 15 मिनट की क्लास थी दोस्तों। पूरी साइंस के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों, मैंने सारे उस वीडियो के अंदर कवर कराए हैं दोस्तों। उस वीडियो का थंबनेल भी आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों अगर आप यानी 10वीं में है तो दोस्तों आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर सभी तो मैं क्वेश्चन कह रहा हूँ कि दोस्तों सभी क्वेश्चन उससे आए, लेकिन दोस्तों ज़्यादातर क्वेश्चन यानी लगभग जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, अगर आप उस वीडियो को अच्छे से देख करोगे तो दोस्तों आपके बहुत बढ़िया नंबर आ जाते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी, जिस छात्र ने देखी होगी उसके अच्छे नंबर आएंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना, मैंने एक वीडियो करा रखी है, मैं उसका थंबनेल भी दिखा रहा हूँ आपको और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर देख लीजिए। निम्नांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित का मूल सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। इन पुरुषों का कार्य क्या होगा। दोस्तों यानी इसमें दे रखा था 2, 2, 4 और 1, 5 यानी 6 नंबर के दोस्तों हमारा विद्युत जनित दे रखा था। दोस्तों आप विद्युत जनित कर सकते हैं, या अथवा में दोस्तों हमारा कौन सा था, अथवा में दे रखा विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त विलों का क्या महत्व है। विद्युत मोटर में विभक्त विलों का क्या महत्व है दोस्तों, इसे कर सकते थे। ये भी 6 नंबर का दोस्तों, मैंने दोनों ही करा रखे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। अब दोस्तों सेक्शन बी देखते हैं दोस्तों। इनके हमें संरचना सूत्र लिखने थे दोस्तों। ये हमें IUPAC नाम दे रखे हैं, हमें इनके संरचना सूत्र लिखने थे दोस्तों। जैसे मेथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, पेंटेनॉन है और ब्यूटेनॉन है दोस्तों, हमें इनका संरचना सूत्र लिखने थे दोस्तों। आपने अपने संरचना सूत्र लिख दिए होंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने IUPAC नाम भी पढ़ा रखे हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब दोस्तों यानी प्रश्न नंबर 6 देखिए, कितना आसान क्वेश्चन दे रखा। कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं। नंबर 1 यानी तत्वों का नाम लिखिए और आवर्त सारणी में इन तत्वों की समूह संख्या तथा आवर्त संख्या बताइए। दोस्तों 12 नंबर पे क्या आता है, जैसे 12 नंबर पे मैग्नीज आता है। 17 नंबर पर दोस्तों हमारा क्लोरीन आता है दोस्तों। क्लोरीन से 18 नंबर पर आर्गन आता है और दोस्तों 20 नंबर पर स्कैंडियम आता है। दोस्तों 20 के 20 आपको नंबर यानी लिखाने थे, इनके नाम लिखाने थे। और आवर्त सारणी में नहीं ये कौन कौन से इस समूह तथा आवर्त में आते हैं, इन्हें लिखे आते हैं। तो दोस्तों आपके 4 नंबर पक्के इसमें हो जाते हैं, यानी 4 नंबर आपके इसमें पक्के हो जाते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित समीकरण दीजिए। दोस्तों मैंने रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना दोस्तों इतनी बार पढ़ा रखा, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन करना इतनी बार पढ़ा रखा दोस्तों, बहुत बार पढ़ा रखा। और दोस्तों जो मेरी 1 घंटे की वीडियो है, मैंने उसमें भी यानी रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलन करना बताया था। तो दोस्तों आप उस वीडियो को जरूर देख लें एक बार। तो यानी सोडियम सल्फेट, बैरियम क्लोराइड यानी बैरियम सल्फेट बना दोस्तों, यानी ये इस तरह से नहीं करकानी जैसे इस स्टूडेंट ने कर रखा है दोस्तों, ये इस तरह से नहीं करकानी थी आपको दोस्तों। ये किस तरह से करकानी थी दोस्तों, हमारा है ये क्या है दोस्तों, यहाँ देखिए ये हमारा क्या सोडियम सल्फेट, तो सोडियम Na2SO4 था दोस्तों, प्लस दोस्तों बैरियम सल्फेट दोस्तों सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड है दोस्तों, बैरियम क्लोराइड Cl है। अब इसमें एक तो उन्होंने दे रखा, एक में क्या बना रखा, एक में बना रखा उन्होंने बैरियम सल्फेट यानी BeSO4 बन गया। अब दोस्तों हमारा क्या बचा, एक तो तो दोस्तों क्या बन जाएगा NaCl बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। नहीं दोस्तों ये नमक हो गया, ये बैरियम क्लोराइड होगा। अब देख लें दोस्तों, यानी एक बार इसे हल करके देख लें, हल है नहीं है ये दोस्तों, ये दोस्तों इसे आप हल कर सकते हैं। तो दोस्तों हल में यानी ये Na हटा दो, यानी Na2 है दोस्तों, यहाँ Na भी 1 है, यहाँ B है तो दोस्तों यहाँ B भी है दोस्तों, B है यहाँ B भी 1 है, SO4 है दोस्तों, Cl है दोस्तों, Cl है। बस इस तरह से आप इसे हल करके आ सकते हैं। नमक है, ये बैरियम सल्फेट है दोस्तों, ये बैरियम सल्फेट है। बस आपको इस तरह से समीकरण हल करनी थी दोस्तों। टोटल जो ये 6 नंबर की थी, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल यानी Zn और H2SO4 है, उसमें जिंक सल्फेट बना दोस्तों, उसमें बना देते। आयरन सल्फेट दोस्तों Fe है, कॉपर सल्फेट CuSO4 है दोस्तों, क्या बना वो बना देते। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 में होता, इसका विद्युत अपघटन करें तो दोस्तों ये बन जाता। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 हो जाता है दोस्तों। यानी ये आसान थी, सारी समीकरण आप इन्हें हल कर आते शायद जिन्होंने करेगा दोस्तों। ऐसे नहीं करनी थी, ऐसी नहीं लिखानी थी हिंदी में, नहीं उसकी जो हमारी केमिस्ट्री में इन्हें लिखाना था। अब दोस्तों देखते हैं नहीं हाइड्रोकार्बन, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया क्या है। हाइड्रोकार्बन के यौगिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिखिए। हाइड्रोजनीकरण पर टिप्पणी लिखिए। नहीं दोस्तों ये क्वेश्चन कर सकते थे आप अपने पेपर में। दोस्तों उपभाग 3 देखते हैं, उपभाग 3 में क्या है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले देखा ऑक्सी तथा, यानी हमारा बायोलॉजी वाला पोर्शन शुरू हो गया है। इसमें दिया है कि ऑक्सी तथा अनऑक्सी शोषण में 2 अंतर लिखो दोस्तों। लसिका तथा रुधिर में 2 अंतर लिखो दोस्तों। काई का जनन किसे कहते हैं, इसे लिखो दोस्तों। हृदय का कार्य क्या है दोस्तों, इसे लिखो दोस्तों। मतलब कितने आसान क्वेश्चन आ रहे दोस्तों। सभी क्वेश्चन मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, आप जरूर हमारी पिछली वीडियो जरूर वॉच करना दोस्तों। सभी क्वेश्चन मैंने पहले बहुत अच्छी तरीके से हल करा चुका हूँ। अब अगला देखिए दोस्तों, रासायन संश्लेषण क्या है। इसमें भाग लेने वाले कोई 3 जीवाणुओं के नाम तथा कार्य लिखो दोस्तों। कितना आसान क्वेश्चन है दोस्तों। पाचक एंजाइम को कार्य लिखो। नहीं दोस्तों
दोस्तों पाचक एंजाइम के कार्य लिखो। दोस्तों 4 नंबर के क्वेश्चन दे रखे, पाचक एंजाइम के कार्य लिखो, क्या क्या पाचक एंजाइम के हमारे कार्य होते हैं। अब दोस्तों देखिए इसमें दे रखा अगला 11वां क्वेश्चन, देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में संक्षेप में समझाइए। यानी डार्विनवाद क्या था, डार्विनवाद का जो समय था और लैमार्कवाद का जो समय था, यानी उस समय को कह रहा है कि इन्हें यानी संक्षेप में समझाइए। तो दोस्तों आप इन्हें अच्छी तरीके से समझा सकते थे, या दोस्तों हम अथवा में कर सकते थे कि पुष्प में निषेचन उपरांत होने वाले परिवर्तन का वर्णन कीजिए। यानी पुष्प में जो निषेचन होता है उसके उपरांत होने वाले परिवर्तन का वर्णन कीजिए। दोस्तों ये थे, या यानी बस ये था, यानी क्या था ऊपर वाला कर लेते, या दोस्तों आप ऊपर वाले डार्विनवाद वाला कर लेते, डार्विनवाद और लैमार्कवाद वाला, या दोस्तों आप पुष्प में जो होता है पुष्प में निषेचन होने वाले परिवर्तन का वर्णन कीजिए। दोस्तों आप इसे कर सकते थे। तो दोस्तों कुल मिलाकर यह है कि दोस्तों पेपर थोड़ा दोस्तों कठिन था 10वीं के हिसाब से, लेकिन दोस्तों अगर जिन स्टूडेंटों ने थोड़ा जिम्मेदारी से पढ़ा होगा और दोस्तों जिन्होंने हमारे साथ पढ़ा था हमारे चैनल से, दोस्तों उन्हें इस पेपर में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली होगी, क्योंकि दोस्तों मैंने सभी पहले ही पढ़ा रखे थे। दोस्तों हमारी बहुविकल्पी की अलग जो बहुविकल्पी आए हैं दोस्तों उसकी अलग वीडियो थी दोस्तों, एक 30 मिनट की। दोस्तों जो हमारे लघु और या अति लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, इनकी हमारी लगभग 1-1.5 घंटे की मैंने एक वीडियो बना रखी थी, और दोस्तों इन चैप्टर को मैंने विस्तार में भी समझा रखा था। दोस्तों मैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर वहाँ से भी सभी वीडियो देख सकते हैं और दोस्तों इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों हाँ, अगर आप कक्षा 10 और कक्षा 12 के और भी सभी एग्जामों को सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप जाइए और जाकर यानी डिस्क्रिप्शन में जाइए दोस्तों, वहाँ लिंक है, आप जाकर प्ले लिस्ट पर पहुँच जाएंगे। दोस्तों आप जाकर यानी प्ले लिस्ट के अंदर भी जा सकते हैं, जाकर चैनल पर जाकर वहाँ भी जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को भी दबा देना। तो दोस्तों मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।